नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 22 सितंबर से रोजमर्रा की चीजें और गाड़ियां होंगी सस्ती। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को होगा फायदा। सस्ती होगी पढ़ाई से लेकर दवाई तक। अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। कहा, आम आदमी का जीवन होगा आसान, देश की अर्थव्यवस्था भी होगी मजबूत। एनडीए का आज आधे दिन के लिए बिहार बंद। विपक्षी दलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ होगा प्रदर्शन। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के आपसी हित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। और हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत और मलेशिया की भिड़ंत। कल पहले मुकाबले में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के साथ खेला था ड्रॉ। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म कर दिया है, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगले पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा की और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर अब केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखी हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुरानी 5% की कर दर को 0 कर दिया गया है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें food items बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, sauces है, पास्ता है, instant noodles है, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये आई वांट टू अंडरलाइन, ऑल टीवीज आर नाउ एट 18%। डिश वॉशिंग मशीन्स, स्मॉल कार्स, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर अब 5% तक कर दिया है।
Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 0 कर दिया गया है। तो वहीं कई दवाओं और औषधियों की कीमतों पर 12% से हटाकर अब 5% जीएसटी कर दिया गया है। लेकिन तंबाकू उत्पादों सहित कई उत्पादों पर 40% से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। Handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही। Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होने वाला है। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने जीएसटी काउंसिल के जो फैसला है लिया गया है उस पर खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कहा था कि इस तरीके का कोई व्यापक फैसला लिया जा सकता है जिसमें आम जनता को फायदा होने वाला है, मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है, एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ यहाँ से होने वाला है और वो वादा यहाँ सरकार पूरा करती हुई नजर आ रही है। जब कल बड़े फैसले जीएसटी काउंसिल में लिए गए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल, जिसमें सभी केंद्र और राज्य आते हैं, उसकी लिए हुए फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देना रहा। ये योजना देश में ई वेस्ट और बैटरी कचरे से कीमती खनिज निकालने की क्षमता विकसित करने के लिए लाई गई है। ये योजना एनसीएमएम यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा होने वाली है। ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 सालों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
इसका उद्देश्य भारत में ऐसे खनिजों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और अन्य हाईटेक उद्योगों में होता है। रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल में ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, लिथियम आयरन बैटरी यानी कि LIB स्क्रैप, पुराने वाहनों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स और अन्य स्क्रैप शामिल हैं। खबर अब बिहार बंद से जुड़ी हुई। सार्वजनिक मंच से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के विरोध में आज आधे दिन बिहार बंद रहने वाला है। बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा की ओर से ये बंद किया जाएगा। बीजेपी में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। इस मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं और रेल परिचालन को इससे बाहर रखा गया है। बीजेपी महिला मोर्चा के मुताबिक बंद का उद्देश्य जनता में असुविधा फैलाना नहीं, बल्कि विपक्ष के अस्वीकार्य व्यवहार का लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करना है। और आपको बता दें कि आज आधे दिन बिहार बंद रहने वाला है। सुबह 7 बजे से बिहार बंद का आह्वान किया गया है और आपको बता दें एनडीए घटक दलों ने ये निर्णय लिया है और महिला मोर्चा इसको संभाल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की यह पहली भारत यात्रा है। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ऐसे में ये यात्रा कई मायनों में खास हो जाती है। इस यात्रा में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और सिंगापुर के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया गया। और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली पर मंडरा रहे बाढ़ के खतरे की। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी अब तेजी से दिल्ली के इलाकों में भरता जा रहा है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगमबोध घाट के अंदर तक पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण दिल्ली सचिवालय, वासुदेव घाट, पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंढू गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यमुना नदी का पानी मोनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड पर आ गया है। सरकार ने बताया कि 3 बैराजों यानी कि हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला से पानी के प्रवाह की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। अक्षरधाम, मयूर विहार, यमुना बाजार, ISBT एरिया में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने के कारण जिला प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं पंजाब में आई बाढ़ की। पंजाब में भारी बारिश के कारण बाढ़ में डूबे जिलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब का दौरा करेंगे। शिवराज आज अमृतसर पहुंचेंगे और वहां से सीधे बाढ़ पीड़ित किसानों से मिलने जाएंगे। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जिसमें मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत और किसानों को मदद पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले हुई एक बैठक में कृषि मंत्री ने पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ के हालात और फसलों के नुकसान को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि वे खुद स्थिति का जायजा लेने पंजाब जाएंगे। तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पंजाब दौरा है। आपको बता दें कि पंजाब में आई बाढ़ से कई जिले डूब गए हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ में डूबे जिलों की स्थिति का आज जायजा लेंगे, साथ ही किसानों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचेंगे, जिसके बाद आगे का कार्यक्रम भी शुरू होगा और बाढ़ में डूबे जिलों की स्थिति का जायजा आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे और जो भी मदद मुहैया कराया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार इस समय किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों किसानों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब की सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं, कई
गांव के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। फिलहाल पंजाब समेत कई राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमृतसर में 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं फिरोजपुर में 24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक करीब 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। पंजाब के सभी 23 जिले अब बाढ़ से प्रभावित हैं। बात अब हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं हिमाचल में अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बारिश का दौर थमने से राहत और बचाव कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार ने एहतियातन पूरे प्रदेश में 7 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में फंसे लगभग 80 तीर्थयात्रियों को चंबा लाया गया और उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया गया। प्रदेश में पिछले 30 दिनों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं में 340 लोग मारे गए हैं। वहीं हजारों घर और अन्य संपत्ति बर्बाद हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी बदलते बिहार की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदलता बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। राज्य के शंभू सिंह, सुनीता देवी और विकास कुमार एक ऐसी स्टोरीज है, एक ऐसी कहानियां हैं जो प्रदेश में ही रोजगार पाकर अब काफी खुश और संतुष्ट हैं। इसमें राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका अद्वितीय है। बात बदलते बिहार की इस श्रृंखला में रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोजपुरी लोक संगीत की एक विधा है पूर्वी। पूर्वी में एक नवविवाहिता के दर्द को दर्शाया गया है, जिसका पति शादी होते ही कमाने की खातिर पलायन को मजबूर हो जाता है। भोजपुरी के महान गीतकारों में से महेंद्र मिश्र एक हैं। अगर आज महेंद्र मिश्र जिंदा होते तो उन्हें रिवर्स माइग्रेशन पर एक नया गीत लिखना होता। तो आइए दिखाते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। पिछड़ापन, विकास से दूरी और पलायन, ये थी कल की बातें। आज का बिहार नया बिहार है। डबल इंजन की सरकार के अनवरत प्रयासों से प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। विकास की रफ्तार के साथ साथ अब लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जहां परिवार वहीं रोजगार की नीति से बिहार में रिवर्स माइग्रेशन की नई लहर है। अब यहाँ के लोग अपने घर के पास काम करके न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को भी समय दे पा रहे हैं। लुधियाना से लौटे शंभू सिंह अपने घर के पास रोजगार पाकर बेहद खुश हैं। मेरा नाम शंभू सिंह है, मैं छपरा का रहने वाला हूँ। मैं पहले लुधियाना पंजाब में काम किया करता था। वहाँ बहुत अधिक परेशानियाँ हुई करती थी। पहले तो भैया नाम से चिढ़ाया जाता है वहाँ पे। अब क्या कहा जाए, कहने लायक सब लोग समझते हैं। बराबर काम मिलता नहीं है, आने जाने की परेशानी है। सो वाला घर पर आने के लिए तरसना पड़ता है। हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि यहाँ पे हमें काम मिला है, और हम उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कुछ हौजरी प्लांट भी लगा देते तो हम लोगों के लिए और बेहतर होता है। दिल्ली से बिहार लौटी सुनीता देवी बताती हैं कि
मैं पहले मतलब कहीं बाहर दिल्ली उल्ली में काम किए हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही दिक्कत था। लेकिन यहाँ पास में हम लोग का हो गया, बहुत अच्छा है। बहुत मतलब हम लोग का मोदी जी बहुत सुविधा, ये नीतीश जी सुविधा बहुत दे दिए हैं। हम लोग यहाँ काम करके बहुत खुश हैं। दूर थे मतलब अपना परिवार से, बच्चे से, मतलब हम लोग अलग रहते थे, लेकिन ऐसा है कि हम अपना परिवार, बच्चे, सारे लोग परिवार के साथ रह रहे हैं। खुशी से हम अपने यहाँ काम करने आ रहे हैं, खुशी से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का बहुत इसमें अच्छा है। इसके पहले मैं चंडीगढ़ में काम करता था, अभी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और वहाँ बहुत दिक्कत होता था, घर परिवार से 6 महीने में छुट्टी मिलता था। अभी यहाँ तो मैं महीने 1.5 महीने में एक बार घर से घूम के आ जाता हूँ। परिवार वगैरह को भी मैं साथ में यहाँ रखता हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मेरा दोस्त भी बहुत सारे वो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, कुछ गुजरात सब में भी काम कर रहे हैं। पहले उसके पहले भी मैं गुजरात में था, फिर चंडीगढ़ आया, फिर वहाँ से फिर बिहार शिफ्ट हो गया हूँ। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। और मैं सोच रहा हूँ और ज़्यादा यहाँ रोजगार जो है मिले लोग को, सारा लोग वापस अपना बिहार में आके कमाए, ताकि हम लोग साथ में रहें, हर की प्रगति हो। ये सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन नहीं, बल्कि बिहार की प्रगति की नई गाथा है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी, कामगारों की जुबानी। हम फिर लाएंगे आपको एक नई कहानी लेकर, तब तक देखते रहिए आप डीडी न्यूज। पंच पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गुणों से लबरेज बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर स्थित राजगीर खेल परिसर युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने में बैकबोन का काम कर रहा है। ये परिसर राज्य को खेल के नक्शे पर एक अलग रूप दे रहा है। आप देखिए राजगीर से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ आप अगला कार्यक्रम देखने वाले हैं नया सवेरा। फिलहाल के मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट राजगीर खेल परिसर राज्य के युवाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। अक्टूबर 2018 में राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। आज इस परिसर में हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स समेत 23 खेलों को खेलने की व्यवस्था है। 90 एकड़ में फैले इस खेल परिसर के निर्माण में 750 करोड़ की लागत आई है। इस परिसर में राज्य खेल अकादमी, राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। हमारा ये उद्देश्य है, आगे 5 साल में बिहार खेल के क्षेत्र में टॉप 5 राज्य का सुपर पावर हाउस बने। उस और हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट स्काउटिंग, कोचिंग कैंप, टैलेंट नर्चरिंग, फिर टैलेंट रिटेंशन, ये सारे चीज में मतलब ग्रास रूट्स टू ग्लोरी तक हम लोग काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए जो यहाँ सीख रहे हैं। हमें हॉस्टल फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, मेस की फैसिलिटी है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर की तर्ज पर इस खेल परिसर का निर्माण किया गया है, जहां एक्सपोज ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय हॉकी टीम के धुरंधर खिलाड़ी जर्मनप्रीत के मुताबिक यहाँ खेलना एक अलग अनुभव देता है। आई थिंक बिहार गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है स्पोर्ट्स के लिए। हमें काफी आगे देख के अच्छा लगा, क्योंकि सभी ग्राउंड्स हैं, हॉकी है, और सबसे अच्छी बात है कि बिहार में लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हॉकी को। आपने देखा होगा कि सारा स्टेडियम फुल हो रखा है और सभी हमें आके सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है होम ग्राउंड में खेलने की, और हम सभी का थैंक यू करते हैं। एक समय में देश के बाकी राज्यों की तुलना में बिहार के खिलाड़ियों को एक अदद प्लेटफॉर्म के लिए जूझना जरूर पड़ा, लेकिन मौजूदा सरकार खेल से राज्य के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। जनवरी 2024 में यहाँ अलग से खेल विभाग को लाया गया। कुल मिलाकर कोशिश है कि बिहार में खेल को एक आंदोलन का रूप दिया जाए, जिसमें राजगीर खेल परिसर का किरदार बेहद अहम रहने वाला है। राजगीर के इस खेल परिसर में आकर के हमने जाना कि यहाँ पर खेल की हर छोटी बड़ी सुविधाओं का बारीकी से ध्यान रखा गया है। ध्यान इस बात का भी रखा गया है कि खिलाड़ियों को आगे आने वाले समय में भी किसी तरह की जमीनी स्तर पर कोई दिक्कत पेश न आए। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार।